नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है शांडिल नर्सरी की इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो फ्लावर फॉल और फ्रूट फॉल होता है ये किन कारणों से होता है, इसके क्या रीजंस रहते हैं और इसको किस तरीके से कम किया जा सकता है। बहुत सारे फार्मर्स का हमें मैसेज आ रहा था, कॉल आ रहा था कि फ्लावरिंग तो हो जा रही है लेकिन फ्लावर जो है वो टिक नहीं पा रहा है। तो उसका क्या रीज़न है और उसको किस तरीके से जो है टिकाया जा सकता है, क्योंकि देखिए हमने ऑर्चर्ड्स डेवलप कर लिया लेकिन उसके बाद फ्लावरिंग हो गई, फ्लावरिंग भी हो रही है, लेकिन उसके बाद अब उसमें फ्रूट सेटिंग किस तरीके से प्रॉपर कराया जाए, तो उसके लिए हम ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो ऐसा ही नहीं है, ये एप्पल के ही केस में है, बहुत सारे दूसरे भी फ्रूट्स हैं, जैसे आपका सिट्रस फ्रूट्स हो गए या फिर कीवी हो गया या स्टोन फ्रूट्स हो गए। तो बहुत अलग अलग फ्रूट्स हैं, सब में ये इस तरीके की दिक्कत आती है हर एक जगहों पे। तो उन सब को कवर करते हुए हम सारे फ्रूट्स के लिए ये वीडियो है, जो एक नॉर्मल एक प्लांट जो किस तरीके से काम करता है फ्लावरिंग के टाइम पे, वो मैं आपको अभी बताऊंगा और किस तरीके से आप वो सब चीज़ें ध्यान में रख करके ये चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरीके से कब कब और कैसे कैसे ये सारा हमारा फ्लावरिंग होती है, फ्लावर फॉल होने का कारण क्या है और कैसे इसको हम फ्रूट सेटिंग तक लेके जा सकते हैं। एक टिप मैं आप सबको देना चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इसलिए आप 1.5x स्पीड पे इसको कर लें ताकि आपको थोड़ा जल्दी आप इस वीडियो को देख सकें। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और मैं आपको एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ्लावर जब फॉल होता है तो उसके कब कब होता है, कौन कौन सी स्टेज ऐसी होती है जब ये फ्लावर फॉल होता है। तो देखिए इसमें तीन स्टेजेस हैं, या आप बोल सकते हैं कि तीन बार जो है हमारा फ्लावर फॉल होता है। एक तो होता है जब हमारा फ्लावरिंग हो गई और पेटल फॉल होने वाला होता है, उस टाइम पे फ्लावर फॉल होने का एक टाइमिंग बनता है। दूसरा है कि पेटल फॉल होने के 10 हफ्तों के बाद, या आप कह सकते हैं 25 से लेकर के 50 दिन के बाद फिर से एक स्पेल आता है, उसमें भी आपका फ्रूट जो है जो वॉलनट स्टेज तक पहुंच गया होता है वो गिर गिर सकता है। फिर उसके बाद होता है प्री हार्वेस्ट। हार्वेस्ट होने से पहले अगर कोई दिक्कत आती है तो उस टाइम पे जो है ये सब जो है फ्रूट फ्ला हमारा फॉल हो सकता है। तो इस तरीके से ये एक फ़ोटो है, हमारे फार्मर ही किसी ने भेजी है। तो इस तरीके से जो है आपने देखा होगा कि जो आपका फ्लावर है उसके जो डंडी है ये वाली, वो पीली पड़ करके जो है पीली पड़ करके गिर जा रही है। तो इसी इसी को हम समझेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है। तो इसके बहुत सारे रीजंस रहते हैं। तो पहले तो जैसे कि एक तो हो सकता है, पहले ये समझते हैं कि कौन कौन से वो रीज़न हैं, उसको फिर हम फर्दर आगे आपको डिस्क्राइब करेंगे कि क्या क्या कारण है। तो सबसे पहले है पॉलिनेशन। देखिए पहला है कि आपका पॉलिनेशन जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। अगर पॉलिनेशन प्रॉपर नहीं होगा तो आपका फ्लावर जो है वो फ्रूट सेटिंग नहीं हो पाएगी। तो इसको भी समझेंगे कि पॉलिनेशन किस तरीके से काम करता है। दूसरा है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर प्लांट को नहीं मिला है तब भी ये दिक्कत आती है। फिर आगे है वाटर स्ट्रेस या ड्राउट स्ट्रेस आप कह सकते हैं। पानी अगर आपका प्लांट को नहीं मिल रहा है तो भी ये दिक्कत आती है। अब इसके पीछे की क्या साइंस है, क्यों ऐसा होता है, वो हम समझेंगे। और फिर आता है टेम्परेचर स्ट्रेस। जैसे कि मान लीजिए टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं तो वो किस तरीके से हमारे प्लांट को इम्पेक्ट करता है फ्लावरिंग के टाइम पे, ये भी हम आगे जो है बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो अब है, सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिनेशन की। तो देखिए दोस्तों, पॉलिनेशन जो है क्या होता है कि एक फ्लावर में हमारे पास पोलन्स जो होते हैं, वो जो मेल पार्ट रहता है फ्लावर का, उससे निकल के फीमेल पार्ट पे जाते हैं। हमारा स्टिग्मा जो रहता है फ्लावर के ऊपर उस पे जाके चिपकते हैं और वहाँ से वो ओवरी तक जाता है और उसके बाद जो है वो पोलन जो है फर्टिलाइज होकर के सीड डेवलप करता है और वो सीड जो है बाद में ओवरी जो है वो कन्वर्ट होती है फ्रूट में जा करके। अगर आपका पॉलिनेशन प्रॉपर नहीं होगा
तो ये दिक्कत आएगी। अब देखिए पॉलिनेशन होता कैसे है, पॉलिनेशन कैसे आपके पोलन जो हैं आपके फ्लावर तक पहुंचेंगे। तो इसके दो तीन तरीके रहते हैं। हमारे जो फैक्टर्स हैं, एक तो इंसेक्ट्स हैं जिसमें हनी बी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हनी बी जो है एक एक जगह से, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे बैठता है और उसके बाद वो पोलन जो है वो पास आउट करता है और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। दूसरा है विंड से भी हो सकता है, पानी से हो सकता है, पक्षियों के साथ हो सकता है। तो ये अलग अलग फैक्टर्स हैं। बाकी ये मैंने आपको बताया फर्टिलाइजेशन जो है वो आपका ओव्यूल इसके अंदर रहता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स रहते हैं, जो ओव्यूल आगे चल करके आपको सीड बनाता है, और जो ओवरी होता है पूरा, वो ओवरी जो है बाद में फ्रूट में डेवलप होता है। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये एक पूरा फ्लावर का एक पूरा स्ट्रक्चर है जो मैंने फ्लावर का बनाया है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट है, ये जो बीच मिडल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट होता है और ये मेल पार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो मेल गेमेट जो होता है, मेल पोलन जो होता है वो यहाँ पे बनता है। इसको हम कहते हैं एंथर। जो एंथर से ये बन करके इस स्टिग्मा पे, ये स्टिग्मा होता है, ये स्टिग्मा में एक स्टिकी पार्ट रहता है जो आकर के जैसे ही भंवरा इसके ऊपर बैठेगा तो उसके ऊपर जो हमारे पोलन जो है उसके साथ चिपके रहते हैं, वो एकदम से इसको पकड़ लेता है। और फिर वो पोलन जो है बाद में यहाँ से आगे पोलन ट्यूब यहाँ पे डेवलप होती है, जो आगे चल करके हमारे ओवरी ये ओव्यूल्स में जा करके कनेक्ट होकर के फर्टिलाइजेशन करती है, जो बाद में इस पोर्शन का जो है ये हमारा आगे चल करके फ्रूट डेवलप करता है। और इसके अंदर जो ये छोटे छोटे ओव्यूल्स हैं ये सीड डेवलप करते हैं। तो ये इसमें जो है ये पॉलिनेशन होती है। तो एक पॉलिनेशन जो अगर प्रॉपर नहीं हो गई, अगर आपका मान लीजिए पोलन यहाँ पे नहीं पहुंचा, और अगर मान लीजिए पोलन पहुंच गया लेकिन पोलन जो है आपका ओवरी तक नहीं पहुंच रहा है, तो भी फ्रूट सेटिंग नहीं होगी। अब अगला है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। तो इसको आप देखिए कि जिस टाइम पे फ्लावरिंग होती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि फ्लावरिंग के टाइम पर हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं बहुत ज़रूरी होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे आपका जिंक हो गया, और बोरोन हो गया, फास्फोरस है, मोलिब्डेनम है, ये फ्रूट सेटिंग में बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये हमारा जो सेल होता है प्लांट के, और तो वो उस सेल को डिवाइड करने में हेल्प करते हैं, और पोलन जो आता है उसकी डेवलपमेंट, उसकी वाइबिलिटी, उसकी जर्मिनेशन और उसकी ग्रोथ उसमें हेल्प करते हैं। तो इसके बहुत सारे रोल्स रहते हैं। अगर आपके ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अगर आपके प्लांट को नहीं मिल पा रहा है तो भी आपका जो है फ्रूट सेटिंग नहीं हो पाएगा और आपका फ्लावर जो है गिर जाएगा। जैसे कि जिंक का, अगर आप जिंक सल्फेट का आप जैसे इसमें है कि उसका एप्लीकेशन आप उसका स्प्रे आप देते हैं तो फ्रूट रिटेंशन जो है बढ़ जाती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे नाइट्रोजन पोटाशियम जो है आपको जैसे प्रूनिंग करते हैं उसके बाद जो है आपको एनपीके की खाद देनी होती है, वर्मी कंपोस्ट आप डालें तो उससे भी आपका जो है फ्लावरिंग के टाइम पर आपको उसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब आती है रोल ऑफ पीजीआर। पीजीआर क्या होता है, ये आप कह सकते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में भी बहुत सारे ऐसे रेगुलेटर्स हैं, बहुत सारे एंजाइम्स हैं जैसे जो हम खाना खाते हैं उसको हेल्प करता है डिवाइड करने में और उसको एनर्जी में चेंज करने में। तो उसी तरीके से पीजीआर जी भी एक एंजाइम्स होते हैं जो हम रेगुलेटर्स हैं, जो हमारे प्लांट को हेल्प करते हैं उसकी ग्रोथ में। अलग अलग पीजीआर जैसे ऑक्सीन्स हैं, साइटोकाइनिन्स हैं, तो उनका हर एक पीजीआर का एक अपना अपना रोल है। ऑक्सीन जो है वो आपकी रूट सिस्टम को अच्छा करता है और आपके फ्लावरिंग के टाइम पे बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपका ऑक्सीन जो है पुअर होगा तो आपके एक तो पोलन और एलोंगेशन नहीं हो पाएगी अच्छे से, और आपकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छे से फ्लावर की नहीं हो पाती है। फर्टिलाइजेशन जो पॉलिनेशन में हेल्पफुल नहीं होता है। और दूसरा, अगर वो पुअर नहीं होगा तो आपका फिर फ्रूट सेटिंग नहीं हो पाएगी
तो ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होता है आपके फ्लावरिंग के टाइम पे। साइटोकाइनिन जो है बाद में आपको फ्रूट की शेप और साइज़ बढ़ाने में बहुत ज़रूरी रहता है। तो ये सब है। जैसे ये आप देख सकते हैं, इसमें ये जो आप फोटो देखेंगे तो इसमें जो है बहुत मैग्नीशियम की कमी है, पोटाशियम की कमी है। ये जो कुछ सिम्टम्स आप इनके पत्तों से आप देख सकते हैं। तो ये जो साइड साइड से जो ब्राउन है, ये पोटाशियम की कमी है, और ये जो वाइट कलर का है क्लोरोसिस हो रखा है, क्लोरोफिल की कमी है, तो ये मैग्नीशियम की कमी है। तो इस तरीके से अब आगे हम बात करेंगे वाटर स्ट्रेस की, कि जैसे अगर पानी प्रॉपर नहीं मिले तो किस तरीके से इम्पेक्ट करेगा। तो देखिए, आगे सबसे पहले आप पानी का सिस्टम समझिए कि किस तरीके से पानी काम करता है आपके प्लांट्स में। तो एक ना, ये एक साइकिल रहता है। जैसे ये आपका प्लांट है, इसकी रूट्स हैं, और ये रूट्स जो हैं आपका पानी खींचती हैं, और ये पानी के साथ जो है बहुत सारे न्यूट्रिशंस मिट्टी से लेता है, और ये फिर लीव्स तक पहुंचाता है, पत्तों तक पहुंचाएगा। पत्तों में ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू आपका खाना बनाएगा, और वो खाना जो है आपके फ्लोएम, इसमें ट्यूब्स रहती हैं, उसके थ्रू हर एक पार्ट में जाता है। तो सबसे पहले हर एक कोई भी आपका प्लांट रहता है, वो सबसे पहले जो है आपका जो भी खाना बनाता है, सबसे पहले वो फ्लावरिंग के ऊपर लेके जाता है। हर एक प्लांट का एक मैकेनिज्म इस तरीके से है कि हर एक प्लांट सबसे पहले सर्वाइवल पे जाता है, फिर ग्रोथ पे आता है, और फिर रिप्रोडक्शन पे आता है। तो क्योंकि हम यहाँ पे फ्लावरिंग की बात कर रहे हैं, तो ये रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है। तो सबसे पहले प्लांट देखेगा कि उसको इतना पानी मिल रहा है, क्या वो अपने खुद को सर्वाइव कर सके। अगर वो खुद को सर्वाइव कर ले रहा है तो फिर वो ग्रोथ पे जाएगा। अगर उसको इनफ पानी मिल रहा है कि वो ग्रोथ पे भी जा रहा है, तो फिर वो जो पानी है वो उसको रिप्रोडक्शन पे लगाएगा। तो आपको इतना पानी तो देना है कि वो दो स्टेजेस को आगे बढ़ करके रिप्रोडक्शन वाले स्टेज पे अपनी एनर्जी लगाए। अब जितनी भी एनर्जी वो लगाएगा तो वो तभी लगा सकता है जब उसके पास, प्लांट के पास इतना इनफ पानी होगा। अगर पानी आपका प्रॉपर नहीं मिला तो यहाँ से न्यूट्रिशन ऊपर नहीं जाएंगे, न्यूट्रिशन जब ऊपर नहीं जाएंगे तो खाना नहीं बनेगा, और खाना जब नहीं बनेगा तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपका फ्लावर जो है वो गिर जाएगा। दूसरी बात, हमारा जब हम पानी कहते हैं, जब भी हम आपको पहले भी हम कहते हैं कि डोरमेंसी लाने के लिए पानी बंद कर दीजिए, तो उसका कारण ये रहता है कि जब हम पानी बंद करते हैं, जब भी ड्राउट वाली सिचुएशन जब प्लांट को आती है, तो प्लांट जो है अपनी रूट्स में यहाँ से अब एक एब्सिसिक एसिड जो है सिक्रेट करता है। तो ये एसिड जो है क्या करता है कि ये हेल्प करता है आपका रूट एलोंगेशन में। अब क्या होता है, रूट एलोंगेशन इसलिए करता है क्योंकि प्लांट को पानी चाहिए। अब पानी कहाँ मिलेगा, जमीन के बहुत निचले हिस्से में। तो प्लांट एब्सिसिक एसिड यहाँ पे छोड़ेगा, और जो लीफ रहते हैं, जैसे ये लीफ है और ये एक स्टेम के साथ जुड़ा है, तो क्या करेगा, यहाँ पे एक एब्सिसिक लेयर बन जाती है। तो वो लेयर जो है क्या करती है कि ये ट्रांसपीरेशन का जो प्रोसेस रहता है, क्योंकि प्लांट क्या करता है, यहाँ नीचे से पानी खींचता है और ऊपर ट्रांसपीरेशन स्टोमेटा से उसको इवेपोरेट करता है। तो अब प्लांट चाहता है कि उसकी एनर्जी जो है, उसका पानी जो है जो उसके अंदर है वो बाहर ना जाए। ये इसका एक डिफेंस मैकेनिज्म है। तो जब हम पानी कम देंगे तो क्या होगा, एक तो एब्सिसिक लेयर छोड़ेगा, एब्सिसिक एसिड छोड़ेगा। जो एब्सिसिक एसिड है वो एक तो सारा ध्यान अपनी रूट एलोंगेशन पे लगाएगा, और साथ में ये जो पत्ते हैं और आपका जो फूल है, फ्लावर है, उसके नीचे ये डंडी पे जो है एक लेयर बनाएगा जो आगे चल करके आपके पत्तों को तोड़ देगी, और वो आप कहेंगे कि आपका लीफ शेड हो गया या फिर आपके फ्लावर फॉल हो गया। तो ये एक वाटर स्ट्रेस जो है बहुत बड़ा रीज़न है, ये भी आपका फूल गिरने का, आपका फ्रूट सेटिंग ना होने का। अब आगे है टेम्परेचर स्ट्रेस। तो टेम्परेचर स्ट्रेस जो है सबसे पहले है कि क्या इफ़ेक्ट डालता है।
तो इसमें पहला इफेक्ट है कि अगर 15 डिग्री से नीचे आपका टेम्परेचर नीचे जाएगा तो हनी बीज जो होती हैं वो अपना काम नहीं करती हैं। तो हमें अगर तो आपको ये भी ध्यान देना है कि ये टेम्परेचर तो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि जैसा हमारा क्लाइमेट होगा उसी हिसाब से जो है प्लांट काम करेगा। लेकिन अगर हनी बीज नहीं काम कर पाएंगी तो हमारा पॉलिनेशन नहीं होगा, इस कारण से हमारी फ्रूट सेटिंग भी नहीं होती है। दूसरा आपका ग्रोथ रेट जो है, पोलन ट्यूब्स जो मैंने आपको बताई, जो स्टिग्मा जो होता है, जो आगे चल यहाँ से एक लेयर जो होती है, तो इसके जो नीचे तक पोलन नहीं पहुंचेंगे और फर्टिलिटी नहीं हो पाएगी। दूसरा, सबसे ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है 18 से 30 डिग्री तक होता है, इसमें पॉलिनेशन सबसे ज़्यादा होता है। तीसरा, हायर टेम्परेचर जो होता है वो हमारी फ्रूट सेटिंग को भी रोकता है। अब अगर मान लो 35 डिग्री से ऊपर हमारा टेम्परेचर चला जाता है तो भी हमारी जो है फ्रूट सेटिंग नहीं हो पाती है। और पॉलिनेशन में एक और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि क्या होता है कि जो रिसेप्टर रहते हैं हमारा पॉलन में, तो फ्लावर में, तो वो पॉलन रिसेप्ट करने की जो एक टाइम लिमिट होती है। जितना ठंड में आपका टाइम मिलेगा, जितना ठंड में आपका प्लांट होगा उसको उतना ही टाइम जो है वो उसकी रिसीव करने की टाइमिंग रहती है, और जितना गर्मी में होता है उतना ही वो रिसीव जो है बहुत कम करता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। अब अगला फैक्टर है लाइट। तो लाइट जो है, जब हम प्रूनिंग करते हैं तब हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि जो हमारी कनोपी है कोई हम इस तरीके से प्रूनिंग करें कि हमारा जो प्लांट है उसके ऊपर हर एक पार्ट में जो है आपकी लाइट प्रॉपर पहुंचे। पहला है, देखिए, अगर लाइट प्रॉपर नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं होगा तो आपका खाना जो है वो नहीं बनेगा। लो लाइट में, जैसे मैंने आपको बताया, फोटोसिंथेसिस जो है खाना आपको कार्बोहाइड्रेट में तब्दील करके देता है प्लांट को, तो कार्बोहाइड्रेट के रिजर्व्स अच्छे नहीं होंगे। शेडिड पार्ट होगा, वो फ्लावर बर्ड को डिफ्रेंशिएट करने, मतलब फ्लावर बर्ड को आगे मल्टीप्लाई करने में, या यूं समझिए कि सेल जो है वो डिवाइड नहीं हो पाएगा। और तीसरा है, पुअर लाइट होने से आपका फ्रूट जो है एब्सिशन एसिड जो है, जो मैंने आपको पहले बताया, उसको प्रमोट करता है। तो ये भी आपकी जो है ग्रोथ को रोकेगा, और आपका जब वो लेयर एब्सिशन लेयर बनेगी तो फ्लावर जो है वो गिरेगा। अब बाद में ये सब समझने के बाद कि पॉलिनेशन एक फैक्टर है, आपका न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एक फैक्टर है, फिर टेम्परेचर हो गया, आपका इरिगेशन सिस्टम कैसा है, लाइट, ये सारे फैक्टर्स जो हैं इसको इम्पैक्ट करते हैं। तो अब क्या ऐसा किया जाए कि इन सब चीज़ों इन इन सब चीज़ों का, इन फैक्टर्स का जो इम्पैक्ट है वो कम करके हम फ्रूट सेटिंग जो है ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। तो क्या ऐसा किया जाए, तो चलिए ये समझते हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें आप देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ बी हाइव्स एंड पॉलिनेटर्स। तो हमें चाहिए कि जो हमारा ऑर्चर्ड है उसके अंदर हम ऑप्टिमम या 3 या मतलब जितने भी हमें ज़रूरत है उतने हम हनी बीज के डिब्बे वहाँ पे रखें, ताकि हनी बीज जो हैं अपना काम जो है वो प्रॉपर कर सकें। तो पहला तो हो गया, हमें हनी बीज का हमें रखनी पड़ेगी। और दूसरा, हमें चाहिए कि हम पॉलिनाइज़र, जो हमारे पास पॉलिनाइज़र वैरायटीज़ हैं, जैसे हमें एप्पल का अगर हम केस लेते हैं तो हमें चाहिए कि हमेशा 2 या 3 वैरायटीज़ हमें एक ऑर्चर्ड में लगानी चाहिए। कम से कम 3 वैरायटीज़ तो हमें लगानी चाहिए, सो दैट कि उसमें हमारे पास डिलीशियस वैरायटीज़ के साथ साथ जो पॉलिनेटर हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगी। और कुछ किस इस तरीके से लगानी चाहिए कि हनी बीज को जब वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाएं तो इजीली वो पॉलिनेट कर पाएँ। तो जैसे ये पैटर्न आप देख पा रहे हैं, तो इसमें हमने किस तरीके से, ये आप देखेंगे कि एक लाइन जो है ये पॉलिनेटर की है, फिर ये डिलीशियस वैरायटीज़ आ गई, फिर इसके बाद फिर से पॉलिनेटर आप लगा लो, फिर से डिलीशियस। या एक और तरीका है कि अल्टरनेट लाइन के बजाय आप बीच बीच में आप लगा लीजिए, ये एक पॉलिनेटर है, फिर ये डिलीशियस वैरायटीज़ आ गई, फिर ये तो इस तरीके से जो है आप जो है अपना सेटिंग कर सकते हैं कि किस तरीके से आप एक ऑर्चर्ड जो है लगाते समय
किस तरीके से आप प्लांटेशन करें कि कल को पॉलिनेशन में दिक्कत ना आए। फिर बात आती है हमारी न्यूट्रिशन की। तो देखिए, सबसे पहले न्यूट्रिशन जो है, सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि न्यूट्रिशन जो है, देखिए अब जब प्लांट जो है डोरमेंसी से बाहर निकलता है, जब वो स्प्राउट होता है, तो सबसे पहले, अब ऐसा तो नहीं है कि वो बाहर से आपके प्लांट जो जैसे उसमें लीव्स आना शुरू हुए तो एकदम से वो आना, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एकदम से बाहर से लेना शुरू कर देगा। तो प्लांट क्या करता है, जब डोरमेंसी में जाता है, तो जब वो जो मैंने आपको बताया कि पत्ता उसका गिरता है, तो प्लांट जितना भी आपके पास न्यूट्रिशन जो होता है स्टोर एक पत्तों में, वो सारा अपने अंदर प्लांट उसको सेव करके रख लेता है, जिसको बाद में उसको जब स्प्राउटिंग होती है तो उस टाइम पे उसको यूज़ करता है। तो आपको चाहिए कि सबसे पहले जब आप हार्वेस्टिंग करें, तो हार्वेस्टिंग के 30 या 40 दिन के बाद जो है आप जैसे जिंक हो गया, बोरोन, कैल्शियम के आप स्प्रे ले सकते हैं, और साथ में एनपीके जैसे फर्टिलाइजेशन आप कर सकते हैं। इसका रीज़न ये है, आपको एकदम से हार्वेस्टिंग के बाद नहीं लेना है, क्योंकि अगर हार्वेस्टिंग के बाद अगर आप लेंगे तो वो सारी एनर्जी जो है, वो सारी खाद जो है, वो फिर से प्लांट जो है अपने इलॉन्गेशन में लगा देगा। उससे हमें बचना है, वेजिटेटिव ग्रोथ हमें क्योंकि नहीं लेनी है। हमें चाहिए कि जो भी हम खाद दें वो प्लांट अपने अंदर स्टोर कर ले, ताकि जब वो डोरमेंसी ब्रेक हो तो उस एनर्जी को पूरा का पूरा यूज़ कर ले। पहली बात ये। दूसरा बात, जब फ्लावरिंग होती है तो आपको उस टाइम पे बोरोन, कैल्शियम के स्प्रे लेने हैं और जिंक के स्प्रे लेने हैं, क्योंकि उस टाइम पे ये 3-4 जो हमारे एलिमेंट्स रहते हैं, ये हमारे फ्रूट सेटिंग में सबसे ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। तो हमें चाहिए कि उस टाइम पे हम अल्टरनेट जो है इसके स्प्रे लें, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के स्प्रे लें, ताकि हमारी फ्रूट सेटिंग जो है वो हो सके। और एक और बात ये है कि जैसे ही आपका फ्रूट सेट हो जाता है, तो प्लांट अपना फ्रूट जो होता है वो उसमें सेल डिविजन्स होते रहते हैं, और वो सेल डिवीजन ही आगे चल करके आपके जो फ्रूट है उसके साइज़ को बड़ा करता है। तो हमें चाहिए कि उस टाइम पे हम कुछ कैल्शियम के स्प्रे आप लेते रहें, ताकि उससे आपका साइज़ जो है वो भी इंक्रीज़ हो सके। अब तीसरी बात है इरिगेशन मेथड। पानी की कमी ना हो, इसलिए देखिए, पानी हमें तब नहीं देना है जब हमें प्लांट को बड़ा नहीं करना है, पर लेकिन जब आपको फ्रूटिंग हो रही थी, क्योंकि फ्रूट्स जो होता है, जो भी फ्रूट है हमारे, सब में पानी का कंटेंट होता ही होता है। तो पानी का कंटेंट कहाँ से आएगा, जब हम उसमें इरिगेशन करेंगे। तो इरिगेशन जब प्रॉपर होगी तो वो प्लांट जो है वो पानी खींचेगा, और फिर वो सारी एनर्जी जो है फ्रूट डेवलपमेंट में लगाएगा। तो हमें चाहिए कि पानी जो है वो भरपूर मात्रा में दिया जाए, और मॉइस्चर जो है रेगुलर बना रहना चाहिए। तो इसमें आप कुछ अलग अलग तरीके ले सकते हैं। जैसे अगर आपके पास पानी की कमी है तो आप ड्रिप सिस्टम आप लगाइए, या फिर स्प्रिंकल सिस्टम आप यूज़ कर सकते हैं। इससे एक तो आपका जो कैनोपी का जो माइक्रो क्लाइमेट है वो भी ठंडा रहेगा, और दूसरा आप पानी जो है उसकी मात्रा भी प्रॉपर आप दे सकेंगे। तो एक तरीका ये है। तीसरा, आप मल्चिंग करें। मल्चिंग करने से क्या होगा कि जो पानी आप देंगे, तो आपकी जो जो आप तौलिए हैं आपके, जब आप मल्चिंग करेंगे तो उससे उस तौलिए में मॉइस्चर बना रहेगा। आपकी मिट्टी जो है उसमें हर टाइम मॉइस्चर रहेगा, तो आपके प्लांट की डेवलपमेंट जो है बहुत अच्छे से होगी, फ्रूट अच्छे से डेवलप करेगा। तो जो मैंने दिक्कत आपको पहले बताई वो नहीं होगी। पीजीआर का, अगर आप एक्सटर्नल पीजीआर आप यूज़ करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। जैसे एनए का स्प्रे अगर आप लेते हैं, एनए एक ऑक्सीन है, अगर इसका स्प्रे आप लेते हैं तो ये फ्रूट रिटेंशन में हेल्प करता है। और बाद में अगर फ्रूट साइज़ आपने बढ़ाना है तो साइटोकाइनिन और जिबरेलिक एसिड का यूज़ कर करके हम फ्रूट साइज़ और उसकी शेप भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये थोड़े से कॉस्टली आ जाते हैं, क्योंकि पीजीआर्स थोड़े महंगे रहते हैं। तो अगर इससे भी ना काम हो जाता है तब तो और बढ़िया है। अगर ये भी आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये भी एक तरीका है कि आप इसकी भी स्प्रे ले सकते हैं। तीसरा है केमिकल मेथड, जो भी डैमेज होता है उससे बचाने के लिए। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब भी आपका प्लांट वीक पड़ेगा, उसको किसी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होगी, पानी की कमी होगी, तो सबसे पहला अटैक जो है प्लांट पे होता है वो होता है फंगस का।
तो फंगस से बचने के लिए हमें चाहिए कि बीच बीच में 10 दिन के गैप में जो है हम किसी फंजीसाइड का स्प्रे ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने ब्लाइटॉक्स का ये आपको दिखाया है। ब्लाइटॉक्स की जगह और भी बहुत सारे ब्रांड हैं जिनका आप स्प्रे कर सकते हैं। और ये सब करने से जो है आप देखेंगे कि आपकी जो फ्लावर जो है, जो गिर रहा है, फ्रूट सेटिंग नहीं हो रही है, उसमें कमी आएगी। और ये जो है एक लंबा प्रोसेस है, धीरे धीरे अगर आप करते जाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और ये एक मेरी साइड से कोशिश थी कि मैं आपको ये समझाऊं कि ऐसा क्यों होता है और इसका क्या कारण है, ऐसा क्या किया जाए कि इससे आप बच सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको ऑर्चर्ड में काम करना है ताकि आपका जो ये प्रॉब्लम है इससे आप पार पा सकें। तो ये मेरी साइड से ये कोशिश थी। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके की और वीडियो और नए टॉपिक आप चाहते हैं हमसे और किस तरीके कौन सी वीडियो पे हम काम करें। तो अगली बार के लिए हम फिर से एक नई वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।